चलो बेटा, छोटी सी एक हेडिंग आपको छोड़ दी थी कि सॉल्यूशन चैप्टर के की तरफ मूव करेंगे और ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। लास्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कशन छोड़ा था वो था हमारा एबनॉर्मल मास। क्लियर? और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो आप कैलकुलेट कर मॉलिक्यूलर मास उसमें और जो थ्योरेटिकल होता है में जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और ये क्यों आता है ये भी हम आपको बता चुके थे, या तो एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है। इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन को डिस्कस करने के लिए जिस एक नई एक्सटेंट यानी ना उसका एक्सटेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए जिस एक फैक्टर को यूज़ किया गया था उसको कहा जाता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। Bond of factor, and this bond of factor represented by small I. Clear बच्चा? And this I explain I is the experimental value of colligative property upon calculated value of colligative। क्योंकि हमने मोलर मास में भी आपको चीज़ों का डिफरेंस कहा था, यहाँ पर भी इन दोनों का रेशियो जो आता है वो कहलाता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, राइट? यानी कॉलिगेटिव रिप्रेजेंट कर रहे थे डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जब हमने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के टर्म में निकाला और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स निकालते थे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे निकलता था? नंबर मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करी? मोलर मास पे डिपेंड करी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली टू द मॉलिक्यूलर मास मास। अब अगर हमें इस वॉन्ट ऑफ फैक्टर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में एक्सप्लेन ना करके मोलर मास के टर्म्स में डिफाइन करना था तो हमारी डेफिनेशन क्या आती कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर। क्लियर? और जब हमने इस आई को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में दिया तो जस्ट उल्टा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑन कैलकुलेट। एकदम दिमाग में वो क्लियर रखना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, तभी इसके न्यूमेरिकल कर पाओगे। इसी के न्यूमेरिकल थोड़े अच्छे होते हैं, बाकी तक तो अब तक तो सब सीधे सीधे करते चले जा रहे थे क्योंकि वहाँ में ना एसोसिएशन का डर था ना डिसोसिएशन का डर था। अब जब ये हमारे बीच में डिफरेंस देने लगेगा आई की वैल्यू में तो जितनी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ी थी जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन के टर्म्स में पढ़ेंगे तब उसमें थोड़ा सा फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन आएगा एंड देन वी सेड मॉडिफाइड एक्सप्रेशन
ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मॉडिफाइड क्या हो जाएगी बेटा कि जैसे हमने पहली पढ़ी थी आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या थी, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। लेकिन अब जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में आके अटक गई, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह आयोनाइज होने लग गई, तब हमारे पास एक छोटा सा नया फैक्टर अटैच हो गया, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तब हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर एक आई को भी ऐड करेंगे, क्लियर। तब हम जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे तो एक्स सोल्यूट है, आई इंटू एक्स सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे और आई की वैल्यू को हमें दोनों के रेशियो फैक्टर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लियर। इसी तरीके से दूसरी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डेल्टा P इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, यस। तो जब ये मॉडिफाई हुई तब ये क्या बन गई, I इंटू KB इंटू मोलालिटी। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। तो ये हो जाएगी मॉडिफाइड होकर के I इंटू KF इंटू मोलालिटी। एंड द लास्ट फैक्टर आज प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा, इसमें आपने पढ़ा IV NRT, पर भी NRT क्या हो जाएगा, I इफेक्ट हो। यहाँ तक सब बच्चों के समझ में आ गया। इसको फटाफट अपनी अपनी कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि अब मैं इसका एक फॉर्मूला कैलकुलेशन कैसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन या कैसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक हो गया यहाँ तक नोट सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, दो ही प्रॉपर्टी है बच्चे हमारे पास, या तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अगर हम पहला केस डिसोसिएशन को डिस्कस करें, तो हम इसको कैसे सॉल्व। डिसोसिएशन मतलब क्या है, ब्रेक हो जाना। ब्रेक हो जाना मतलब टूट जाना। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होता है वो कैलकुलेट होता है। डिसोसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितनी डिग्री डिसोसिएट हुई। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, एंड अल्फा इज कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स dissociated upon total number of moles taken. Total number of moles taken. टोटल मेरे पास कितने थे, उसमें से कितने डिसोसिएट हो गए। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो इस एक फिगर का नाम हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर बच्चा पार्टी। अब इसको आप समझ के देखिए कि कैसे कर लीजिए। मान लीजिए सपोज करिए कि एक मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रोलाइट, जब हमने इसको डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, तब ये ए मॉलिक्यूल डिसोसिएट होना शुरू हो गया। मान लीजिए इसके N1 मोल्स B के बन गए, N2 मोल्स C के बन गए, और ऐसे ही बनते चले जा रहे हैं। यानी टोटल हमारे पास आ गया N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो। कितने फैक्टर्स हैं, अभी हमने इसके कोई भी नंबर ऑफ N मोल्स मान लिए। इफ वी स्टार्ट विद अ 1 मोल ऑफ द सोल्यूट, अगर मैं मानूं कि मेरे पास स्टार्टिंग में 1 मोल थे, क्लियर। और जब हम इक्विलिब्रियम में आए तब हमारे पास 1 माइनस अल्फा मोल्स ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बचे रह गए। मतलब कि अगर टोटल 1 मोल्स थे तो 1 मोल्स में से कुछ तो डिसोसिएट हो गए। जो डिसोसिएट हो गए उसे मैंने मान लिया अल्फा, तो रिमेनिंग मेरे पास अनडिसोसिएटेड कितने बचे, 1 माइनस अल्फा। यस, एम आई राइट। जब ये 1 माइनस अल्फा हमारे पास टोटल अनडिसोसिएटेड बचे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने हैं,
n मोल्स लेकर के चले थे, तो ये भी n मोल्स होंगे क्योंकि करेक्टर थोड़ी बदला हमारा, ये भी n हो जाएगा। यस, तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन में कितने मोल्स हो गए? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आयंस कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। क्लियर? अब इसमें अल्फा को कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। इन दोनों फिगर को अगर हम अलग से सॉल्व कर लेते तो अल्फा मेरे पास कॉमन आ जाता। ये क्या अंदर बचा? 1 माइनस n, और बाहर हमारे पास इक्वल टू कर लो 1 प्लस, आपके पास आता 1 माइनस, और अल्फा आपने कॉमन लिया यहाँ, ये बचा 1 प्लस n। क्लियर? तो बेटा जरा सा इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम शिफ्ट कर ले, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस बाहर ले हो गया प्लस। अब अल्फा हमारा एज यूजुअल बचा n माइनस 1, बात वही होगी, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए या आप इसको ऐसे लिख लीजिए। तो इसका मतलब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेरे पास कितनी आ गई? क्या हमने ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बराबर आ गई 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 के, और थ्योरेटिकल हमारी कितनी थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली 1 के। तो वन ऑफ फैक्टर i कैसे कैलकुलेट हो गया? i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 अपॉन 1, और इसको आप सिंपल कर लीजिए तो अल्फा इज इक्वल i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। और यहाँ से आपका i कितना निकल आएगा? अगर आपने इसको सिंपली कर लिया तो आपका i कितना निकल आएगा बच्चे? i इज इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मल अपॉन, अभी इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था, तो i इज इक्वल टू क्या था? मोलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड। यस, अगर हम इसको i की जगह पर ये वैल्यू रख दें, अल्फा हमारी क्या आ गई? अल्फा इज इक्वल टू mc o अपॉन m0। इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की जगह आप एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर ये वाला याद कर सकते थे अल्फा का, जो कि एसोसिएशन के लिए इजी आपको लर्न हो जाता। वो क्या था? i माइनस 1 अपॉन n माइनस। क्लियर? देखो कोई डाउट? इसी तरीके से बच्चा जब हम डिग्री ऑफ, जब हम दूसरा डेरिवेशन करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन फॉर्मूला, तो इसमें वही सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर था नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, हमारा फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। क्लियर बच्चा पार्टी? फॉर्मूला वही, पल वही, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे कंटेंट ब्रेक हो रहे थे। अब जब हम करेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी n मोल्स ऑफ A जो थे वो रिड्यूस हो गए a टू द पावर n। 4 पेन थे, गट्ठर बांध दिया, एक पेन में बदल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स तो कम हो गए, और अगर नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी रिड्यूस हो गई, क्योंकि आपने पहले भी बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल। फिर समझ लो, फिर अपने दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना, नंबर पे डिपेंड करी थी। यहाँ पर जो हमारे पास n मोल्स थे वो इतने सारे n's में डिवाइड होते चले जा रहे थे, तो फ्रेगमेंट्स बन रहे थे, तो नंबर बढ़ रहे थे, तो
के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही थी, जबकि केस ऑफ एसोसिएशन जस्ट रिवर्स हो गया। 4 पेन हमारे पास अलग अलग थे, उस 4 की रिफिल को मैंने एक ही पेन में एडजस्ट करके नंबर ऑफ यूनिट्स डिक्रीज करी। जब नंबर ऑफ यूनिट डिक्रीज करी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर बेटा जी? सेम ऐसे ही इसको भी आप कैलकुलेशन में देख सकते थे। यहाँ पर भी हमारा सेम प्रोसेस आता है कि अगर अल्फ़ा जो है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है एंड व्हेन वी स्टार्ट विद द 1 मोल ऑफ, और हम इसको स्टार्ट कर रहे थे 1 मोल ऑफ ए से, तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हो जाते हैं हमारे पर 1 माइनस अल्फ़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सफिक्स एन, यानी ये वाली जुड़ गई, जो कितनी रह गई, अगर ये 2 थे तो ये 1 रह जाएगी, अगर ये 1 है तो ये आधी रह जाएगी, यानी जितना भी फैक्टर होगा उसका जस्ट आधा। तब जब आधा रह जाएगा तो यहाँ पर अगर एन मोल्स रह जाएगी, अल्फ़ा बाय रह जाएगी। क्लियर? तो टोटल हमारे पास कितना बचा, इतना और इतना, तो टोटल मेरे पास आ गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन। क्लियर? जब आपको ये टोटल आ गया तो अब आपने आई कैलकुलेट किया। आई कैसे निकल रहा था, तो जितना हमारे पास एसोसिएटेड पार्टिकल्स आएंगे उसको रखेंगे अपॉन टोटल मोल्स को ले लेंगे, तो आई इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन अपॉन टोटल मोल्स के पास 1 लेके चल रहे थे, वेयरएज अब आपने इसको 1 कर दिया, क्रिस क्रॉस कर दिया, तो उसको कैलकुलेट कर दो। तो कैलकुलेट करके अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस आई एन अपॉन एन माइनस 1। अगेन मेरी अल्फ़ा की वैल्यू तब के लिए आई जब ये हमारा सोल्यूट एसोसिएट हो रहा था, एंड द फाइनल फॉर्मूला इज आई इज इक्वल टू एम सी अपॉन एम ओ। यस, इस आई की जगह पर ये देखिए ग्रीन कलर से अब इसको मैं मेंशन करी, हमारा आई, इस आई की जगह पर आप क्या रख सकते थे, एम सी अपॉन एम ओ, एंड देन फाइनली यू गेट अल्फा इज इक्वल एम ओ माइनस डॉट एन माइनस। ये 2 डिफरेंट फॉर्मूले आपके आ गए। आपको उस केस में सॉल्व करना है जब सॉल्यूशन सोल्यूट या तो एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है। क्लियर बच्चा पार्टी? और इस कैलकुलेशन के रिजल्ट्स के बाद इफ वांट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, इफ देयर इज अ डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट, एंड इफ रिजल्ट हमारे पास निकल के क्या आ गया, रिजल्ट भी निकाल ही लो बच्चा पार्टी, क्यों रह जाए, कि इफ आई इज कैलकुलेशन के बाद ग्रेटर देन 1 इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफ आई इज एसोसिएशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी? अब इसका एक न्यूमेरिकल रह गया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द डिप्रेशन न्यूमेरिकल हो जाए कि इफ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.01 मोलल सॉल्यूशन of acetic acid is when has 0.256 Kelvin, KF दिया है और बेंजीन 5.12 Kelvin kg per mole. What conclusion can you draw about the molecular
स्टेट ऑफ द कास्टिक एसिड। आपको मॉलिक्यूलर स्टेट निकाल के बतानी है कि कैसे होगा। बच्चे इस तरीके की न्यूमेरिकल में आप पूछो कि मैम कैसे पता चलता है कि वो पॉइंट ऑफ फैक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा। जब वो आपको एसिटिक एसिड दे रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है तो पानी में जाने पर या तो टूटेगा या कनेक्ट हो जाएगा, या तो आयंस में डिवाइड होगा या एसोसिएट हो जाएगा। तो जब एसोसिएट या डिसोसिएट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको आई को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो अगर हमें करना पड़ेगा तो हम फटाफट इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे कि हमको फॉर्मूला मालूम था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ टू एम। यस, दूसरा फॉर्मूला हम लोग ने अभी एक पढ़ा, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। यस, और इस आई को इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले हम आई कैलकुलेट कर सकते थे, और उसके बाद हमें पता था कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इसका मोलर मास निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी एफ आपको उसने कहा क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना दिया है, 0.256 ये दिया है आपको डेल्टा टी एफ। क्लियर? के एफ की वैल्यू ये दी है, इसकी मोलैलिटी कितनी है, 0.1 है। तो यहाँ से आपका आई कैलकुलेट हो जाएगा। फटाफट करके देख लीजिए कितना आया आपका आई। आया बच्चा? और आप पहले सीधा डेल्टा टी एफ निकालते। हमारे पास अगर आई नहीं है तो हम एफ इंटू एम से निकाल सकते थे। मान लीजिए ये तो हमें न्यूमेरिकल में उन्होंने दे दिया, डेल्टा टी एफ ये हमारे पास कैलकुलेटेड आ गया। अगर हम थ्योरी करके निकाल लेते क्या आ जाता, 0.1 इंटू 5.12, तो आपने सॉल्व कर लिया तो 0.512 ये हमारे पास क्या आ गया, कैलकुलेट करके आ गया। ये वो ऑलरेडी थ्योरी में उन्होंने न्यूमेरिकल में दे रखा था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में ये उन्होंने हमको दे रखा था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा आई इज इक्वल टू क्या कहता है, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। तो दोनों की वैल्यू आपने रेशियो में निकाली तो 0.56 अपॉन 0.512 यानी डेसिमल से डेसिमल का ये आ गया 1/2। आई की वैल्यू आ गई आधी आ गई, हाफ हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी जितना भी मोल्स था हमारे पास, ये आई की वैल्यू आ गई। और अगर इसको हम मोलर मास के टर्म्स में निकाल लें तो कैसे निकालते थे, आई इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट अपॉन एमओ, ऐसे ही करते थे आप। तो ऑब्जर्व वाला हमें अगर निकालना है एमओ, तो एमओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपॉन आई। एमसी कैलकुलेट करो कितना होता है बेंजीन का, बेंजीन के सॉरी एसिटिक एसिड का 60 होता है, क्योंकि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, कार्बन 12 प्लस 3 और 1 4 प्लस 12 32, दैट मीन्स 60। एमसी की जगह आपने रख 60, आई की वैल्यू हमारी आ गई 1/2, तो 1 ऊपर चला गया, यानी मॉलिक्यूलर आ गया 120। 120 का मतलब हो गया एसिटिक एसिड है वो सिंगल होकर है डाइमर में है। डाई मतलब 2 यूनिट, क्योंकि 60 और 60 100 का है। क्लियर? इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को अप्रोच कर, वो भी न्यूमेरिकल आपके पास है, आप उसको कोशिश करिए। नहीं आने पर आप मुझसे डाउट को क्लियर कर लीजिए। और NCERT के एक बार ज़रूर उसके सॉल्व सिंटेक्स एंड एक्सरसाइज ज़रूर अपनी अपनी कॉपी पे करिए।